इंटरेस्टिंग नॉवल स्टोरी में आपका स्वागत है। चैप्टर 151 फैमिली टाइम और क्लब। रूही को इस तरह कूदता देख रूबीना डांटना चाहती है, पर रिचर्ड हाथ से इशारा कर कर रोक देता है। रिचर्ड रूही का सर सहलाते हुए प्यार से बोलता है, चलो अपने जल्दी से सोई सोई करेंगे। रिचर्ड की बात सुनकर एरिक और रूही एक साथ बोलते हैं, पापा हमें लोरी भी सुनाए। बच्चों की डिमांड सुनकर रिचर्ड तरफ मदद की आस लेकर रूबीना की देखता है। रूबीना रिचर्ड का साथ नहीं देती है और ना में सर हिला देती है। रूबीना जैसे कह रही हो, मैंने तो 5 साल तक मैंने लोरी सुनाई, अब तुम्हारी बारी लोरी सुनाने की। ये बोलकर रूबीना एरिक के बगल में आकर लेट जाती है। एरिक को अपने कंधे पर सुलाती है, पर एरिक रूबीना का हाथ छोड़कर फिर से रिचर्ड के कंधे पर जाकर लोरी सुनने का इंतजार करने लगता है। बच्चों को इस तरह रिचर्ड से लिपटा हुआ देखकर रूबीना को जलन महसूस होती है। तीनों के बम पर एक एक चपत लगाते हुए बोलती है, पिछले 5 साल से मेरी बाहों में सोकर लोरी सुनते थे और जैसे ही डैड मिले मुझे तो भूल ही गए हो। बदमाश बच्चा, पप्पा मिला तो माँ को ही भूल ही गई। ये बोलकर रूबीना उदास सी शक्ल बनाते हुए बच्चों की तरफ देखती है। तीनों रूबीना को फुल्ली इग्नोर करके रिचर्ड पर कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम रिचर्ड उन्हें लोरी सुनाने वाला है। रिचर्ड को कुछ ना बोलते हुए देखकर बच्चे बोलते हैं, पापा लोरी सुनाओ। रिचर्ड प्यार सा फेस बनाकर बोलता है, बेबीज पापा को लोरी नहीं आता। ये सुनकर बच्चे रिचर्ड को शॉक्ड होकर देखते हैं। केविन, जो रिचर्ड को हर एक चीज में एडमायर करने लगा था, वो भी यह जान के शॉक्ड हो जाता है कि उसकी डेट को सिंपल सी लोरी सुनाने नहीं आती है। तीनों बच्चे रिचर्ड को अफसोस भरी नजरों से देख रहे होते हैं। रिचर्ड बच्चों को इस तरह दिखता है वह पाकर बोलता है, आज आप मम्मा से लोरी सुन लो, आई प्रॉमिस कल रात को मैं आपको लोरी सुनाऊंगा। बच्चे रिचर्ड को देखकर बोलते हैं, ठीक है डैड, हम आपसे कल लोरी सुनेंगे। तीनों बच्चे रिचर्ड के वासी लेते हुए रूबीना को आज भरी नजरों से देखते हैं। रूबीना अपने बच्चों की प्यारी शक्ल देखकर पिघल जाती है और अरे के सर पर हाथ फेरते हुए लोरी स्टार्ट करती है। रिचर्ड एक हाथ से केविन के सर को सहला रहा होता है और दूसरे हाथ से रूही के पीठ पर हल्के से थपकी मार रहा होता है। रूबीना एरिक के सर को सहलाती है और रूबीना चारों को प्यार भरी नजरों से देखते हुए स्माइल करती है। धीरे धीरे तीनों बच्चे को नींद आने लगती है। लोरी फिनिश होते होते बच्चे और एक बड़ा बच्चा भी सो जाते हैं। रूबीना बच्चों को और रिचर्ड को इस तरह सुकून से सोता देखकर बहुत ही सुकून महसूस करती है। रूबीना बेड पर से उतर करके रूही रिचर्ड के पेट पर से उठाने लगती है, पर रिचर्ड को बहुत ही कसकर पकड़ी होती है। रूबीना रूही को रिचर्ड के पेट पर से उठाने की कोशिश करती है, पर वह नहीं उठती है तो हल्की सी रिचर्ड को उठाती है। रिचर्ड आंख खोलकर रूबीना को देखता है तो रूबीना रूबी को बेड पर सुलाने का इशारा करती है। रूबीना की बात सुनकर रिचर्ड रूही और केविन को अच्छे से सुलाता है और खुद केविन के बगल में आकर सो जाता है। रूबीना भी एरिक के बगल में लेट जाती है। दोनों हल्के हाथ से तीनों को थपकी देकर एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ आहाना का अपार्टमेंट टीना की बात सुनकर जिद नहीं करती है और सोफे पर लेट जाती है। सोफे पर लेटते ही टीना को नींद आ जाती है। ये देखकर प्रिया हंस देती है और बुक सेल से बुक निकालकर रीड करने लगती है। रीड करते करते प्रिया पता नहीं कौन से ख्यालों में खोकर स्माइल करने लगती है। आहाना का के मना करने बाद भी एलेक्स कंटिन्यू पी रहा है, जिसे देखकर आहाना गुस्से में बोलती है, एलेक्स में अगर इसी तरह पीना है तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। यह मेरा घर है, कोई क्लब या फिर बियर बार रही है। और रही तुम्हारी जेलैक्सी और इनसिक्योरिटी की बात, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। आहाना यह बोलकर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी उसके अपार्टमेंट का डोरबेल बजता है। आहाना दरवाजा खोलकर देखती है तो सनी और रोहित खड़े होते हैं। आहाना दोनों को देखकर बोलती है, अंदर बैठकर बेहिसाब पिए जा रहा है, समझा बुझाकर घर ले जाओ और उससे कहना कि मैं उससे रिश्ता तोड़ रही हूँ। ये बोलकर आहाना अपने कमरे में चली जाती। सैम्यूल और रोहित अपार्टमेंट के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि बियर की बोतल से जमीन पर बिखरी हुई है और एलेक्स सोफे पर नशे में धुत पड़ा हुआ है। रोहित सैम्यूल को इशारा करता है। सैम्यूल रोहित की बात समझकर तुरंत ही किचन में जाता है और फ्रिज से आइस क्यूब निकालकर एक बकेट में डालता है। पूरा बकेट पानी से भरता है और रोहित के पास आता है। रोहित सैम्यूल से बकेट लेकर एलेक्स पर फेंक देता है। अचानक ठंडा पानी बदन पर पड़ने से एलेक्स तुरंत ही होश में आता है और गुस्से में बोलता है, आहाना यह क्या बदतमीजी है। रोहित एलेक्स के सवाल का जवाब ना देते हुए पूछता है कि तुम जो दोपहर में नाटक करके घर से निकले वह क्या था। रोहित की बात सुनकर एलेक्स का बचा कुचा नशा भी उतर जाता है।
एलेक्स सोफे पर सही से बैठते हुए बोलता है, मुझे उस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। रोहित उसके सामने वाले की टेबल पर बैठकर पूछता है, तो तुम क्या चाहती हो माँ? जिंदगी भर हम तीनों के आगे पीछे ही अपना टाइम बिता दी दे। उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि माँ ने किस तरह की जिंदगी जी है। इतने सालों बाद उनकी लाइफ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुशी आई है, तो इस बात का तुम्हें क्यों दुख हुआ? तुम क्या चाहते हो माँ जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारे लिए ही जिए? रोहित, आगे बढ़ते जाओ, फिर तुम्हें बचपन जैसी इनसिक्योरिटी फील होने लगी है जैसे बचपन में हुआ करती थी। तुमने अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से तुमने कभी भी अपने शू लेस बांधना नहीं सीखा। तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी आखिरी सांस तक बस तुम्हारे शू लेस ही बांधती रहे? तुम वही करना चाहते हो जो तुमने बचपन में किया था। रोहित आगे पूछता है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि माँ की प्रेगनेंसी से। चैप्टर 152 सैक्रिफाइस। सैम्यूल और रोहित अपार्टमेंट के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि बियर की बोतल से जमीन पर बिखरी हुई है और एलेक्स सोफे पर नशे में धुत पड़ा हुआ है। रोहित सैम्यूल को इशारा करता है। सैम्यूल रोहित की बात समझकर तुरंत ही किचन में जाता है और फ्रिज से आइस क्यूब निकालकर एक बकेट में डालता है। पूरा बकेट पानी से भरता है और रोहित के पास आता है। रोहित सैम्यूल से बकेट लेकर एलेक्स पर फेंक देता है। अचानक ठंडा पानी बदन पर पड़ने से एलेक्स तुरंत ही होश में आता है और गुस्से में बोलता है, अहाना यह क्या बदतमीजी है? रोहित एलेक्स के सवाल का जवाब ना देते हुए पूछा, तुम जो दोपहर में नाटक करके घर से निकले वह क्या था? रोहित की बात सुनकर एलेक्स का बचा कुचा नशा भी उतर जाता है। एलेक्स सोफे पर सही से बैठते हुए बोला, मुझे उस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। रोहित उसके सामने वाले की टेबल पर बैठकर पूछता है, तो तुम क्या चाहती हो माँ? जिंदगी भर हम तीनों के आगे पीछे ही अपना टाइम बिता दी दे। उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि माँ ने किस तरह की जिंदगी जी है। इतने सालों बाद उनकी लाइफ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुशी आई है, तो इस बात का तुम्हें क्यों दुख हुआ? तुम क्या चाहते हो माँ जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारे लिए ही जिए? रोहित उसके सामने वाले की टेबल पर बैठकर पूछता है, तो तुम क्या चाहती हो माँ? जिंदगी भर हम तीनों के आगे पीछे ही अपना टाइम बिता दी दे। उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि माँ ने किस तरह की जिंदगी जी है। इतने सालों बाद उनकी लाइफ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुशी आई है, तो इस बात का तुम्हें क्यों दुख हुआ? तुम क्या चाहते हो माँ जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारे लिए ही जिए? रोहित एलेक्स को देखकर बोलता है, बस मुझे इतना जानना है कि तुम्हें माँ की प्रेगनेंसी से कोई प्रॉब्लम है। एलेक्स रोहित के बात का कोई जवाब नहीं देता है और नीचे मुंह करके चुपचाप बैठा रहता है, जिसे देखकर रोहित को गुस्सा आता है और रोहित एलेक्स के सर पर जोर से टपली मरता है। अभी भी हल्के नशे में होने की वजह से एलेक्स को दर्द का एहसास नहीं होता है। एलेक्स को चुप देखकर रोहित बोलता है, इसे पूछने का कोई फायदा नहीं है, चलो। एली, रोहित और सैम्यूल जाने लगते हैं, तभी पीछे से एलेक्स बोलता है, जो उनकी सगी औलाद होगी वह हमसे ज्यादा उसे प्यार करेगी। एलेक्स की बात सुनकर दोनों के कदम रुक जाते हैं। आहाना, जो कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर तीनों भाइयों की बात सुन रही होती है, एलेक्स की ये बात सुनकर उसका दिमाग घूम जाता है, पर खुद को कंट्रोल करके वहीं पर खड़ी रहती है और रोहित का आंसर का वेट कर रही होती है। रोहित घूमकर एलेक्स को देखकर पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? एलेक्स बोलता है, माँ उस बच्चे को जन्म देगी, लाजमी है कि वो हमसे ज्यादा करेगी, उसे ही प्यार करेंगे। रोहित का जवाब देने ही वाला होता है, तभी आहाना कमरे से निकलकर बोलती है, सना, माँ तुम तीनों को कभी सौतेला नहीं समझा, पर तुमने अपने मुंह से यह बात बोलकर उन्हें एक सौतेली माँ का दर्जा दे ही दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम उनकी इतनी सी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आहाना की बात सुनकर एलेक्स बोलता है, हम तीन भाई बात कर रहे हैं ना, तुम बीच में क्यों आए? आना जवाब देती है, मैं बीच में इसलिए आई कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में एक बात डाल सकूं कि तुमने कभी सौतेली माँ के जलवे देखे ही नहीं। जाकर रिचर्ड से पूछो, सौतेली माँ क्या होती है। उस औरत ने तुम तीनों को कभी इस चीज की भनक तक लगने नहीं दी। मुझे तो सोचकर ही ताज्जुब होता है कि तुमने यह बात बोली तो बोली कैसे। तुम्हारे 27 साल की उम्र में तुम्हें बस 6 महीने पहले पता चला कि वो तुम्हारी सगी माँ नहीं है, पर तुम अपनी 25 साल की मोहब्बत, मेहनत और अपनी ईमानदारी तुम तीनों को दी, पर जो उनकी जिंदगी में एक खुशियां आए तो तुमने उनकी इस मोहब्बत, मेहनत और ईमानदारी को भूलकर उस चीज पर जाकर अटक गए कि वह तुम्हारी सगी नहीं। सोचो, अगर उन्होंने यह बात पता चली तो उनके लिए वह पल कयामत से कम नहीं होगा। तुम तीनों को मैंने अपनी जवानी दी, अपनी जिंदगी दी, उनके जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां रही है, तो तुम इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहे हो।
एलेक्स, तुम्हें किस तरह की ममता चाहिए उनसे? क्या तुम छोटे बच्चे हो जो तुम्हें वो लोरी गाकर सुनाएं या फिर तुम्हें कहानी सुनाएं, तुम्हारी हर जरूरतों का ख्याल रखें? एलेक्स, एक बार तुम अपने आप को उनकी जगह रखकर सोचो, तुमने जो ये बात बोली, इस बात का पता उन्हें चलेगा, तूने कैसा महसूस होगा? एलेक्स, सच में तुम बहुत सेल्फिश आदमी हो। ये बोलकर आहाना कमरे में चली जाती है और दरवाजा जोर से पटक कर बंद कर देती है। रोहित आगे बोलता है, मैं तुम्हें समझने या फिर माँ के किए गए सैक्रिफाइस याद दिलाने नहीं आया हूँ। मैं बस तुम्हें ये सुनाने आया था। ये सुनने के बाद तुम्हें जो भी फैसला करना हो करना। ये बोलकर रोहित अपना फोन निकालकर रिकॉर्डिंग सुनाता है। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद दोनों भाई चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद एलेक्स सोफे पर चुपचाप बैठा होता है और उसके कान में सना की बात गूंज रही होती है। फ्रस्ट्रेशन से वो अपने बाल पकड़कर चिल्लाने लगता है। आहाना कमरे में से सुन रही होती है पर वो दरवाजा खोलकर एलेक्स के पास नहीं आती है। कान पर पिलो रखकर सोने की कोशिश करने लगती है। चैप्टर 153 वी आर नॉट कपल। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरे स्टोरी अपडेट करने का इंतजार करने के लिए। मौसम चेंज होने की वजह से मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं पा रही हूँ, अभी अपडेट कर पा रही हूँ। आज मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा लिखकर अपडेट कर रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अगली सुबह खिड़की से सूरज की हल्की हल्की रोशनी पूरे कमरे में बिखर रही होती है और रिचर्ड और बच्चे एक दूसरे को पकड़कर सो रहे होते हैं। जब रुबीना की आंख खुली तो देखती है कि वह एक कोने में अलग से सोई हुई है। जब उठकर बैठी तो यह नज़ारा देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों बगल में दोनों शहजादे और छाती पर अपनी शहजादी को लेकर रिचर्ड चैन की नींद सो रहा होता है। रुबीना को ये सीन इतना ही प्यारा लगता है कि तुरंत ही वह अपने फोन के कैमरे में इस खूबसूरत पल को कैद कर लेती है। रुबीना फोन को वहीं पर रखकर बाथरूम चली गई। रुबीना फ्रेश होकर निकलकर दिखती है। बच्चे और उसके पापा अभी भी सो रहे हैं। रुबीना एरिक और केविन को हल्के से जगाती तो दोनों एक बार में ही जाग जाते हैं। रुबीना को इन 5 सालों में दोनों लड़के के पीछे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी, पर सारी कसर उसकी बहन ने पूरी कर दी। दोनों भाई पढ़ने में जितने ही फुर्तीले, रूही पढ़ने में उतनी ही चोर। पढ़ाई के नाम पर रूही को दुनिया के सारे बहाने और तकलीफ याद आ जाते, जैसे कि पेट में दर्द, सर में दर्द, भूख लगना, प्यास लगना, पेंसिल नहीं मिल रही, बुक नहीं मिल रही। रुबीना रूही के बाल को सहलाते हुए प्यार से उठाती है। रूही बेटा, प्लीज उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। स्कूल का नाम सुनते ही रूही के कान खड़े हो जाते हैं। अपनी माँ की बात को इग्नोर करके रूही अपना फेस घुमा लेती है। रुबीना इतना धीरे इसलिए बोलती कि रिचर्ड की नींद ना खुले, पर बेचारी को यह नहीं पता कि दोनों बेटे के बगल से जाते ही रिचर्ड की नींद खुल गई। बस रिचर्ड रुबीना का पेशेंस लेवल चेक कर रहा है कि वह कितने देर तक रूही को प्यार से जगाने की कोशिश करती है। रुबीना रूही को बहुत ही प्यार से करीबन आधे घंटे तक उठाने की कोशिश करती है, बस रूही जागने का नाम ही नहीं लेती है। रुबीना रूही को उठाते हुए थक जाती है। रिचर्ड को देखकर बोली, अगर मेरा पेशेंट लेवल चेक किया हो गया हो तो अपनी बेटी को उठाओ और जल्दी से स्कूल के लिए रेडी करो, वरना तुम्हारी प्रिंसेस की वजह से उसके दोनों भाई भी स्कूल लेट पहुंचेंगे। ये सुनकर रिचर्ड तुरंत ही आंख खोलकर रुबीना को देखता है और जी सी स्माइल करते हुए रूही के बालों को सहलाते हुए बोला, बेबी अगर आप थोड़ी देर और सोए तो आपको स्कूल जाने में लेट हो जाएगा। रिचर्ड की आवाज सुनकर रूही अपने एक आंख खोलकर देखती है। रिचर्ड रूही की हरकत देखकर स्माइल करते हुए बोला कि मुझे पता है मेरे प्रिंसेस कब से जाग चुकी है। बाप बेटी को देखकर रुबीना को चलन सी महसूस होता है। रुबीना को ऐसा लगता है कि बच्चों ने उसके साथ चैटिंग की है, खासकर रूही ने। रूही बहुत ही प्यार और धीरे आवाज में बोलती है, दादा रूही को स्कूल नहीं जाना। रिचर्ड बहुत ही प्यार से पूछा, आज प्रिंसेस को क्यों स्कूल नहीं जाना? रूही मुंह बनाकर बोली, स्कूल में एक लड़का है जो रूही को बहुत परेशान करता है। वो लड़का पूरा दिन रूही के आगे पीछे घूमता है, जो रूही को बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो कल रूही के लिए चॉकलेट्स भी लेकर आया, पर रूही ने उस लड़के से चॉकलेट नहीं ली। वो रूही रोज तंग करता है, इसलिए रूही को स्कूल नहीं जाना है। रूही की शिकायत सुनकर रिचर्ड रुबीना खिलखिलाकर हंस देते हैं। रुबीना प्यार से बोली, रूही बेबी वह लड़का को आपसे फ्रेंडशिप करनी होगी, इसलिए वह आपके लिए चॉकलेट लेकर आया होगा। रूही मुंह बनाकर बोली, पर रूही को उससे फ्रेंडशिप नहीं करनी। रिचर्ड रूही की बात सुनकर पूछा कि आपको उससे फ्रेंडशिप क्यों नहीं करनी?
रूही अपना फेस घुमाकर दूसरी तरफ करके जवाब नहीं देती है। रिचर्ड रूबीना रूही के इस अंदाज को देखकर स्माइल करते हुए एक दूसरे को देखते हैं। रिचर्ड प्यार से रूही के सर को सहलाते हुए बोलता है, हमारे प्रिंसेस को इतनी सी बात के लिए इतना सारा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो वह बोई लगेगा। रूही उससे डर गई है। डर की बात सुनते ही रूही रिचर्ड को देखकर बोलती है, रूही किसी से नहीं डरती। रूबीना तुरंत ही बोलती है, अगर रूही किसी से नहीं डरती है तो स्कूल जाकर बताएं और पूरा दिन उस लड़के को इग्नोर करके बताएं, तब जाकर हमें यकीन आएगा कि रूही किसी से नहीं डरती है। रूबीना की बात सुनकर रूही मुंह बनाते हुए बोलती है, रूही मम्मा को प्रूफ कर देंगी कि स्ट्रांग है। ये बोलकर रूही रिचर्ड के छाती पर से उतरकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। रूही को जाता देख रूबीना रिलैक्स होकर बेड पर बैठ जाती है। रिचर्ड रूबीना को खींचकर छाती से लगा लेता है। रिचर्ड की हरकत कर रूबीना स्माइल करते हुए छाती पर सर रखकर पूछती है, अब तुम्हारी क्या करने का इरादा है? रिचर्ड रूबीना के गालों पर उंगली फेरते हुए बोलता है, सोच रहा हूं थोड़ा मॉर्निंग रोमांस कर लूं। रूबीना रिचर्ड के दोनों गालों को सहलाते हुए बोलती है, तुम ये काम नहीं कर सकती हो। रूबीना की बात सुनकर रिचर्ड मुंह बनाते हुए बोलता है, आजकल तुम बिल्कुल अनरोमांटिक वाइफ हो गई है, जो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। रिचर्ड की शिकायत सुनकर रूबीना स्माइल करते हुए बोलती है, बिल्कुल मैं अभी 100% रोमांटिक वाइफ, जो अपने प्यारे हस्बैंड को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। रिचर्ड रूबीना के कमर को पकड़ते हुए हाँ में सर हिलाता है। रिचर्ड बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी भाव नहीं देती हो तुम। रूबीना स्माइल करते हुए रिचर्ड के नाक को खींचते हुए बोलती है, बिकॉज माई डियर हस्बैंड वी आर नॉट कपल एनी मोर। नाउ वी आर पेरेंट्स ऑफ 3 प्रेशियस चिल्ड्रन एंड आवर 2 चिल्ड्रन आर ग्रोइंग इन माई वूम। अगर अभी तुम्हें रोमांस करना है तो यह नहीं हो सकता है, क्योंकि आज आपकी बेटी का मुंह बिल्कुल अच्छा नहीं है और उससे आज आपके साथ ही स्कूल जाने होगा। तो मिस्टर विलियम्स जल्दी से आपके रोमांस के बटरफ्लाइज को हवा में उड़ा दीजिए, रेडी हो जाइए। ये बोलकर रूबीना रिचर्ड को देखने लगती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। रूही स्कूल यूनिफॉर्म पहने मुंह फुलाए रूबीना के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रूबीना का ध्यान पूरी तरह से रिचर्ड पर ही होता है, जिसे देखकर रूही खुद ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और कंघी लेकर रूबीना के पास जाती है और जोर से रूबीना के पैर पर कंघी रखती है, जिसने रूबीना का ध्यान रूही पर जाता है। रूही का फुला हुआ मुंह देखकर रिचर्ड को बहुत ही हंसी आती है, पर अपनी बेटी के सामने वह बिल्कुल नहीं हंसता है, क्योंकि अगर उसने हंस दिया तो अभी सो ही रोकर पूरे घर को सर पर उठा लेगी। रूही के बाल अभी से ही कंधे के नीचे तक आते हैं, जिस वजह से रूही घनी नहीं कर पाती है। रूबीना बेटी का फुला हुआ मुंह और उलझे हुए बाल देखकर स्माइल करती है और जल्दी से बीच मान करके 2 सागर चोटी बना कर देती है, जिसमें रूही बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। रूही रूबीना को इग्नोर करके रिचर्ड की तरफ देखकर बोलती है, आज रूही को डैडा के साथ स्कूल जाना है। रिचर्ड अपनी बेटी की डिमांड सुनकर रूबीना को देखता है और रूबीना हंसकर आंख ब्लिंक करते हुए बोलती है, जल्दी से रेडी हो जाओ, जब तक मैं बच्चों को नाश्ता कर आपकी और उसका टिफिन पैक करती हूँ। ये बोलकर रोमीना कमरे से चली जाती है। रिचर्ड रूबीना को जाता देखकर मुंह बनाकर रूही को बोलता है, आप जाकर नाश्ता कीजिए, पापा 5 मिनट में चेंज करके आते हैं। ये सुनकर रूही खुश होकर कमरे से चली जाती है। बेटी का स्माइल करता हुआ फेस देखकर रिचर्ड भी स्माइल करने लगता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर वह नीचे जाता है तो देखता है तीनों बच्चे बिल्कुल रेडी स्कूल बैग पहनकर उसका इंतजार कर रहे हो। चैप्टर 154 जेलिसी फील। मौसम चेंज होने की वजह से मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं पा रही हूँ, अभी अपडेट कर पा रही हूँ। आज मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा लिखकर और आगे का रिपीट करके अपडेट कर रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। रिचर्ड रूबीना रूही के इस अंदाज को देखकर स्माइल करते हुए एक दूसरे को देखते हैं। रिचर्ड प्यार से रूही के सर को सहलाते हुए बोलता है, हमारे प्रिंसेस को इतनी सी बात के लिए इतना सारा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो वह बोई लगेगा। रूही उससे डर गई है। डर की बात सुनते ही रूही रिचर्ड को देखकर बोलती है, रूही किसी से नहीं डरती। रूबीना तुरंत ही बोलती है, अगर रूही किसी से नहीं डरती है तो स्कूल जाकर बताएं और पूरा दिन उस लड़के को इग्नोर करके बताएं, तब जाकर हमें यकीन आएगा कि रूही किसी से नहीं डरती है। रूबीना की बात सुनकर रूही मुंह बनाते हुए बोलती है, रूही मम्मा को प्रूफ कर देंगी कि स्ट्रांग है। ये बोलकर रूही रिचर्ड के छाती पर से उतरकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है।
रूही को जाता देख रूबीना रिलैक्स होकर बेड पर बैठ जाती है। रिचर्ड रूबीना को खींचकर छाती से लगा लेता है। रिचर्ड की हरकत कर रूबीना स्माइल करते हुए छाती पर सर रखकर पूछती है, अब तुम्हारी क्या करने का इरादा है? रिचर्ड रूबीना के गालों पर उंगली फेरते हुए बोलता है, सोच रहा हूं थोड़ा मॉर्निंग रोमांस कर लूं। रूबीना रिचर्ड के दोनों गालों को सहलाते हुए बोलती है, तुम ये काम नहीं कर सकती हो। रूबीना की बात सुनकर रिचर्ड मुंह बनाते हुए बोलता है, आजकल तुम बिल्कुल अनरोमांटिक वाइफ हो गई है, जो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। रिचर्ड की शिकायत सुनकर रूबीना स्माइल करते हुए बोलती है, बिल्कुल मैं अभी 100% रोमांटिक वाइफ, जो अपने प्यारे हस्बैंड को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। रिचर्ड रूबीना के कमर को पकड़ते हुए हाँ में सर हिलाता है। रिचर्ड बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी भाव नहीं देती हो तुम। रूबीना स्माइल करते हुए रिचर्ड के नाक को खींचते हुए बोलती है, बिकॉज माई डियर हस्बैंड वी आर नॉट कपल एनीमोर। नाउ वी आर पेरेंट्स ऑफ 3 प्रेशियस चिल्ड्रन एंड आवर 2 चिल्ड्रन आर ग्रोइंग इन माई वूम। अगर अभी तुम्हें रोमांस करना है तो यह नहीं हो सकता है, क्योंकि आज आपकी बेटी का मुंह बिल्कुल अच्छा नहीं है और उससे आज आपके साथ ही स्कूल जाने होगा। तो मिस्टर विलियम्स, जल्दी से आपके रोमांस के बटरफ्लाइज को हवा में उड़ा दीजिए, रेडी हो जाइए। ये बोलकर रूबीना रिचर्ड को देखने लगती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। रूही स्कूल यूनिफॉर्म पहने मुंह फुलाए रूबीना के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रूबीना का ध्यान पूरी तरह से रिचर्ड पर ही होता है, जिसे देखकर रूही खुद ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और कंघी लेकर रूबीना के पास जाती है और जोर से रूबीना के पैर पर कंघी रखती है, जिसने रूबीना का ध्यान रूही पर जाता है। रूही का फूला हुआ मुंह देखकर रिचर्ड को बहुत ही हंसी आती है, पर अपनी बेटी के सामने वह बिल्कुल नहीं हंसता है, क्योंकि अगर उसने हंस दिया तो अभी सो ही रोकर पूरे घर को सर पर उठा लेगी। रूही के बाल अभी से ही कंधे के नीचे तक आते हैं, जिस वजह से रूही घनी नहीं कर पाती है। रूबीना बेटी का फूला हुआ मुंह और उलझे हुए बाल देखकर स्माइल करती है और जल्दी से बीच मान करके 2 सागर चोटी बना कर देती है, जिसमें रूही बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। रूही रूबीना को इग्नोर करके रिचर्ड की तरफ देखकर बोलती है, आज रूही को डैडा के साथ स्कूल जाना है। रिचर्ड अपनी बेटी की डिमांड सुनकर रूबीना को देखता है और रूबीना हंसकर आंख ब्लिंक करते हुए बोलती है, जल्दी से रेडी हो जाओ, जब तक मैं बच्चों को नाश्ता कर आपकी और उसका टिफिन पैक करती हूँ। ये बोलकर रोमीना कमरे से चली जाती है। रिचर्ड रूबीना को जाता देखकर मुंह बनाकर रूही को बोलता है, आप जाकर नाश्ता कीजिए, पापा 5 मिनट में चेंज करके आते हैं। ये सुनकर रूही खुश होकर कमरे से चली जाती है। बेटी का स्माइल करता हुआ फेस देखकर रिचर्ड भी स्माइल करने लगता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर वह नीचे जाता है तो देखता है तीनों बच्चे बिल्कुल रेडी स्कूल बैग पहनकर उसका इंतजार कर रहे हो। रिचर्ड जल्दी से नीचे आता है और बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। एरिक और केविन पूरे रास्ते रूही को घूर कर देख रहे होते हैं, क्योंकि पूरे रास्ते रूही रिचर्ड के गोद में ही बैठकर जाती है, जिसे देखकर दोनों भाई को जेलसी फील होती है। रिचर्ड की कार स्कूल के गेट के पास पहुंचते हैं। बच्चे गाड़ी से उतरकर जैसे ही अंदर जाने का है, तभी रिचर्ड गाड़ी से उतरकर रोकते हुए अपने पास बुलाता है। तीनों दौड़ के अपने डेट के पास जाते हैं तो रिचर्ड उन्हें देखकर बोला, तुम तीनों कुछ भूल नहीं रहे हो। रिचर्ड की बात सुनकर तीनों एक दूसरे को देखकर नामे सर हिलाते हैं। रिचर्ड तीनों बच्चों को देखकर अपने गाल पर उंगली रखकर इशारा करता है, जिसे देखकर एरिक और रूही तुरंत ही समझ जाते हैं। रिचर्ड को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रिचर्ड अपने घुटनों पर बैठ जाता है। रूही और एरिक दोनों गाल पर किस कर देते हैं। केविन दूर खड़ा होकर चुपचाप देख रहा होता है। रिचर्ड दोनों बच्चों के माथे पर चूमता है और केविन की तरफ देखता है। किस दिन को अपने अपने का इशारा करता है तो क्या जो अपने छोटे छोटे कदम से रिचर्ड के पास आता है। बाप बेटे दूसरे को देखते हैं। रिचर्ड केविन को देखकर स्माइल करके उसके माथे चूमता है। केविन अपने माथे पर रिचर्ड के होंठ को महसूस करके उसकी आंखों बड़ी हो जाती है। केविन तुरंत ही रिचर्ड से अपना हाथ छुड़ाकर स्कूल के गेट की तरफ भाग जाता है। ये देखकर रिचर्ड स्माइल करके केविन को भागता हुआ देखता है और तीनों बच्चों को बाय बोलकर अपने कार में बैठकर विलियम्स विला के लिए निकल जाता है। चैप्टर 155 नाजायज फायदा। मौसम चेंज होने की वजह से मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और मैं अभी प्रेग्नेंट हुई, जिस वजह से मैं लिख नहीं पा रही हूँ। तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है, फिर भी मैं थोड़ा सा लिखकर और आगे का रिपीट करके अपडेट कर रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। मुझे पता है आप लोग बोर हो जाते होंगे, पर मैं कोशिश कर रही हूँ
जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं एक बड़ा चैप्टर लिखकर अपडेट करूंगी। ये बोलकर रूबीना कमरे से चली जाती है। रिचर्ड रूबीना को जाता देखकर मुंह बनाकर रूही को बोलता है, आप जाकर नाश्ता कीजिए, पापा 5 मिनट में चेंज करके आते हैं। ये सुनकर रूही खुश होकर कमरे से चली जाती है। बेटी का स्माइल करता हुआ फेस देखकर रिचर्ड भी स्माइल करने लगता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर वह नीचे जाता है तो देखता है तीनों बच्चे बिल्कुल रेडी स्कूल बैग पहनकर उसका इंतजार कर रहे हो। रिचर्ड जल्दी से नीचे आता है और बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। एरिक और केविन पूरे रास्ते रूही को घूर कर देख रहे होते हैं, क्योंकि पूरे रास्ते रूही रिचर्ड के गोद में ही बैठकर जाती है, जिसे देखकर दोनों भाई को जेलसी फील होती है। रिचर्ड की कार स्कूल के गेट के पास पहुंचते हैं। बच्चे गाड़ी से उतरकर जैसे ही अंदर जाने का है तभी रिचर्ड गाड़ी से उतरकर रोकते हुए अपने पास बुलाता है। तीनों दौड़ के अपने डेट के पास जाते हैं तो रिचर्ड उन्हें देखकर बोला, तुम तीनों कुछ भूल नहीं रहे हो। रिचर्ड की बात सुनकर तीनों एक दूसरे को देखकर ना में सर हिलाते हैं। रिचर्ड तीनों बच्चों को देखकर अपने गाल पर उंगली रखकर इशारा करता है, जिसे देखकर एरिक और रूही तुरंत ही समझ जाते हैं। रिचर्ड को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रिचर्ड अपने घुटनों पर बैठ जाता है। रूही और एरिक दोनों गाल पर किस कर देते हैं। केविन दूर खड़ा होकर चुपचाप देख रहा होता है। रिचर्ड दोनों बच्चों के माथे पर चूमता है और केविन की तरफ देखता है। किस दिन को अपने अपने का इशारा करता है तो क्या जो अपने छोटे छोटे कदम से रिचर्ड के पास आता है। बाप बेटे दूसरे को देखते हैं। रिचर्ड केविन को देखकर स्माइल करके उसके माथे चूमता है। केविन अपने माथे पर रिचर्ड के होंठ को महसूस करके उसकी आंखों बड़ी हो जाती है। केविन तुरंत ही रिचर्ड से अपना हाथ छुड़ाकर स्कूल के गेट की तरफ भाग जाता है। ये देखकर रिचर्ड स्माइल करके केविन को भागता हुआ देखता है और तीनों बच्चों को बाय बोलकर अपने कार में बैठकर विलियम्स विला के लिए निकल जाता है। केविन तुरंत ही रिचर्ड से अपना हाथ छुड़ाकर स्कूल के गेट की तरफ भाग जाता है। ये देखकर रिचर्ड स्माइल करके केविन को भागता हुआ देखता है और तीनों बच्चों को बाय बोलकर अपने कार में बैठकर विलियम्स विला के लिए निकल जाता है। रिचर्ड जब घर पहुंचता है तो उसे हंसी और सुनाई देती है। रिचर्ड जब हॉल में पहुंचता है, रिचर्ड सामने बैठे इंसान को देखकर उसका दिमाग गर्म हो जाता है। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। विशाल जब रिचर्ड को आता देखता है तो हेलो में हाथ हिलाता है, जिसे देखकर रिचर्ड इग्नोर करके रूबीना के बगल कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। रूबीना रिचर्ड को देखकर स्माइल करके नौकर को इशारा करती है। नौकर तुरंत ही रिचर्ड के सामने नाश्ता सर्व करता है। विशाल रिचर्ड को देखकर बोला, वैसे तो मुझे सबके हाथ का खाना जल्दी पसंद नहीं आता, पर मिसेस विलियम्स के हाथ में जादू है, नाश्ता करके मजा आ गया। ये बोलकर अकबर फिर से नाश्ता करने लगता है। ये सुनते ही रिचर्ड के माथे पर बल पड़ गया। रिचर्ड बिना कोई भाव के नाश्ता फिनिश करता है और कमरे में चला जाता है। विशाल रिचर्ड को जाता देखकर स्माइल करके रूबीना को बोला, मिसेस विलियम्स, आपके हस्बैंड बहुत ही जेलस होते हैं। रूबीना स्माइल करके बोली, पता है मिस्टर खन्ना, मेरे हस्बैंड बहुत पजेसिव है। आई डोंट नो आप मुझसे फ्लर्ट करके बाद अभी तक जिंदा कैसे हो। रूबीना की बात सुनकर विशाल जो मजे से नाश्ता कर रहा था, खाना अटकने की वजह से जोर जोर से खांसने लगा। रूबीना पानी का गिलास आगे करती है। विशाल पानी पीते पीते रूबीना को देखकर चुपचाप नाश्ता फिनिश करता है। विशाल नाश्ता खत्म करने के बाद बोला, बिकॉज आई सेव्ड योर हस्बैंड्स मदर मिसेस विलियम्स, डोंट वरी, मैं सिर्फ अपनी बोरियत मिटाने के लिए आपके हस्बैंड को टिस करता हूँ। ये सुनकर रूबीना मुंह बनाती है। अपनी बात की खत्म करके विशाल चला जाता है। विशाल के जाने के बाद रूबीना कमरे में जाती है तो देखते हैं कि रिचर्ड ऑफिस के लिए तैयार होकर खड़ा था। रिचर्ड अभी भी मूड खराब है। रिचर्ड का मुंह भुला देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। रिचर्ड के पास जाकर रूबीना खड़ी होती है। रूबीना को देखकर रिचर्ड कुछ नहीं बोलता है। रूबीना रिचर्ड के गाल पर हाथ रखकर बोली, अभी भी गुस्सा हो? बिना कोई एक्सप्रेशन की बोला, आजकल तुम्हें फ्रीडम का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रही हो। रूबीना रिचर्ड के छाती पर उंगली फेरते हुए सिड्यूसिव अंदाज में बोली। रूबीना स्माइल करके बोलिए, जी बिल्कुल। ये सुनकर रिचर्ड के फेस पर स्माइल आ जाती है। रिचर्ड रूबीना के माथे पर किस करके गले लगा लेता है। दूसरी तरफ जॉनसन विला सारी फैमिली मेंबर के सामने सर झुकाए शालिनी खड़ी होती है। डेविड जी गुस्से में शालिनी को देखकर बोले, आज तक हम में से किसी ने तुम्हें यह महसूस कराएं कि फैमिली मेंबर नहीं हो।
तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? अगर तुम्हें कोई लड़का को पसंद करती थी तो हमें बता देती, हम उस रिश्ते से इनकार कर देते। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाकर हमें पराया कर दिया। शालिनी यह सुनकर रोने लगती है। इतने सालों में पहली बार डेविड जी से ये सब सुन रही थी। चैप्टर 156 बेहोश शालिनी और सना। शालिनी यह सुनकर रोने लगती है। इतने सालों में पहली बार डेविड जी से ये सब सुन रही थी। उसे अभी माइकल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि सारी गलती माइकल की ही थी जिसकी सजा वह पा रही है। डेविड जी इस तरह गुस्सा होता है देख श्वेता जी बोली कि एक बार इसकी बात तो सुनो। डेविड जी श्वेता जी को देखकर बोले तो अब सुनने के लिए बाकी ही क्या रह गया है? डॉक्टर ने सब सुना तो दिया तुम्हें और हम सबको। यह अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट है। इसने कितनी चालाकी से हम सब से यह बात छुपा कर रखी। अगर यह आज बेहोश ना हुई होती तो क्या हमें पता चलता? ये बोलकर डेविड जी चुप हो जाते हैं। श्वेता जी शालिनी को देखकर पूछी, शालिनी प्लीज तुम ही सारी बात सच सच बताओ। शालिनी अपनी सफाई में बोलने ही वाली होती है तभी रोनी सीढ़ी से उतरता हुआ शालिनी को देखकर बोला, शालिनी एक कप स्ट्रांग टी बनाकर ला दो, अभी भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। ये सुनकर मां पर बैठे श्वेता जी श्रुति नॉर्थ और डेविड जी रोनी की तरफ देखते हैं। इस तरह देखता पाकर रोनी पूछा, क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने कोई गलत बात बोल दी? शालिनी को इसी तरह खड़ा होकर रोनी बोला, जल्दी लाओ, मेरी नींद अभी भी खुली नहीं है। रोनी की डिमांड सुनकर डेविड जी गुस्से में बोले, तुम दूसरे किसी नौकर को बोल दो, अभी शालिनी तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकती है। रोनी पूछा, क्यों? शालिनी के हाथों में मेहंदी लगी है। रोनी का सवाल सुनकर डेविड जी गुस्से में बोले, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। रोनी अपने पापा को इस तरह गुस्सा था देखकर जी की स्माइल करते हुए बोला, क्या डेड सुबह सवेरे अपने कोर्ट क्यों चालू कर रखा है? और आज कौन है इस कोर्ट का नया गुनहगार जिसे आप उसकी जुल्म की क्या सजा दोगी? शालिनी को खड़े खड़े चक्कर आने लगते हैं। सनी खुद को कंट्रोल करके खड़ी होती है पर वह अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। रोनी तुरंत ही उसे गोद में उठाते हुए उसके कमरे में ले जाता है और बिस्तर पर लेटा देता है। रानी जब बाहर आता है तब सबको देखकर पूछा, आप लोगों में से किसी ने डॉक्टर को बुलाया? श्वेता जी तुरंत हाँ में सर हिलाती है। रोनी उनकी बात सुनकर अपनी पॉकेट से फोन निकालकर फोन करते हुए बोला, तुम्हारी होने वाली बच्चे की मां बेहोश हो गई है, हमने डॉक्टर को बुला लिया है, तुम भी आ जाओ। रोनी की बात सुनकर वहां पर खड़े सारे लोग चौंक जाते हैं और रोनी को घूर कर देखते हुए श्रुति जी पूछी, क्या तुम्हें पता था कि शालिनी प्रेग्नेंट है? रोनी बड़े ही आराम से हाँ में सर दिलाता है, जिसे देखकर श्वेता जी गुस्से में बोली, जब तुम्हें पहले से पता था तो हमें बताया कि नहीं? रोली स्माइल करते हुए अपनी मां के गले में हाथ डालकर बोला, आप सभी को अपने सवालों के जवाब थोड़ी देर में मिल जाएंगे, इसलिए आराम से बैठिए। और छोटा सा मुंह बनाकर बोला, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज मुझे नाश्ता दीजिए। रोनी का नाटक देखकर देवी जी को दिल करता है रोनी को बैंक से बेल्ट से बहुत मारना है जिससे उसका बचपना चला जाए और मैच्योरिटी आ जाए। रानी डेविड जी को देखकर बोला, वैसे डेट किसी महापुरुष ने बोला, जब बच्चे को उसके बाप का जूता उसे बराबर आने लगे तो पापा को उसे मारने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर डेविड जी उसके सर पर जोर से मारते हैं। अपने पापा को इस तरह गुस्सा होता देखकर रोनी नहीं प्यारी सी स्माइल करके उनके पास से हटकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है और नाश्ते का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ डिमेलो फैमिली सारे ब्रेकफास्ट सारे नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। सारे लोग आराम से नाश्ता करने होते हैं पर सना आपने प्लेट में रखा खाना छूती तक नहीं है, उससे सिर्फ वही खाली सीट दिखाई दे रही है जहां एलेक्स हमेशा बैठकर नाश्ता करता था। खाली सीट देकर उसे दिल में बहुत ही ज्यादा चुभन महसूस होती है। सना थोड़ी देर सर नीचे करके बैठी रहती है, अचानक अपना सर उठाकर सबक देखती है और कंचन जी को देखकर बोली, मम्मी जी मैंने फैसला किया है कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाऊंगी। सना की बात सुनते ही वहां पर बैठे सारे लोगों के हाथ रुक जाते हैं और सब एक साथ सना को देखते हैं। सोना की बात सुनकर आज रमेश जी को भी बुरा लगता है तो वह शांत भाव में बोले, बेटा कोई भी फैसला लेने से पहले आपको अच्छे से सोच लेना चाहिए। सना अपनी गीली आंखों से रमेश जी को देखकर बोली, दर्द मैंने हमेशा वही किया जो मुझे सही लगा, माना मैंने इन तीनों को अपने कोख से जन्म ना दिया हो पर मैंने पूरी शिद्दत और मोहब्बत से इन्हें अपनाया था। अगर मेरी यह डिसीजन से मेरे तीनों बच्चों में से किसी एक का भी दिल दुखता है तुमने वैस काम नहीं करूंगी। मेरे लिए मेरी जिंदगी में ये तीनों से बढ़कर कोई नहीं।
सना की बात सुनकर कंचन जी हंसने लगती है। कंचन जी अपनी हंसी रोक कर बोली, तुमने ही तो दुनिया का ठेका लेकर रखा है। क्यों सिर्फ माँ का फर्ज होता है अपने बच्चों को संभालना? सिर्फ एक माँ अपने बच्चों के लिए सारी कुछ त्याग दे। तुम्हारी इतनी सी खुशी तुम्हारे बच्चों को रास नहीं आ रही है तो तुम होती कौन हो अपने बच्चों के लिए एक नन्ही सी जान को मारने वाली? एक बात याद रखना सना, अगर तुम नहीं इस बच्चे को इस दुनिया में आने से रोका, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये बोलकर कंचन जी सबको देखकर बोली, तुम लोग इस तरह बैठे क्यों? नाश्ता करो, रखो अपने काम पर जाओ। कंचन जी की गुस्से वाली आवाज सुनकर सब नाश्ता करने लगते हैं। सना को कंचन जी की बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है तो टेबल पर से उठकर चली जाती है। इस तरह सना को जाता देखकर पार्थ भी जाना चाहता है पर कंचन जी हाथ पकड़कर बोली, कुछ चीजें अकेले ही हैंडल करना जरूरी होता, हर एक चीज में पीछे जाने की जरूरत नहीं है और अब उसे सबकी परवाह छोड़कर खुद की परवाह करना सीखना होगा। कंचन जी आगे बोली, हमारी गलती की वजह से उसने जिंदगी के 25 साल अपने आप को खोकर अकेले गुजारे हैं। अब उसे अपनी खुशियों के लिए फैसला लेना है कि उसे ये बच्चा चाहिए कि नहीं। कंचन जी की बात सुनकर पार्थ चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठा रहता है। रेहान डैन केबल के नीचे अपनी मुट्ठी को कसक बनता है और अपने गुस्से को शांत करता है। तभी रेहान के रफ हाथों पर प्रिया के सॉफ्ट हैंड उसके हाथ को कसकर पकड़ लेते हैं और उसे देखकर आंखों से शांत रहने का इशारा करती है, जिसे देखकर रेहान स्माइल कर देता है। नाश्ता खत्म करने के बाद सब अपने अपने काम पर जाने के लिए निकलते हैं। पार्थ सलाम के लिए नाश्ता कमरे में लेकर जाता है तो देखता है कि सना घुटनों में मुंह डाले बैठी हुई है। सना के पास जाकर उसके बगल में बैठकर सना के सर पर हाथ फिरते हैं तो सना अपना सर उठाकर पार्थ को देखती है। सना का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ होता है जिसे देखकर पार्थ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चैप्टर 157 दोनों को पनिशमेंट। कल के लिए मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ क्योंकि कल फेस्टिवल था जिसमें पूरा दिन हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है और उसके बाद पूरी रात जागकर पढ़ना भी था, जिस वजह से मैं चैप्टर बिल्कुल भी नहीं लिख पाई थी। इसलिए मैंने परसों का रिपीट चैप्टर ही अपडेट किया था। अभी भी थोड़ा रिपीट करके ही अपडेट कर रही हूँ। दूसरी तरफ डिमेलो फैमिली सारे नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। सारे लोग आराम से नाश्ता करने होते हैं पर सना अपने प्लेट में रखा खाना छूती तक नहीं है। उससे सिर्फ वही खाली सीट दिखाई दे रही है जहां एलेक्स हमेशा बैठकर नाश्ता करता था। खाली सीट देकर उसे दिल में बहुत ही ज्यादा चुभन महसूस होती है। सना थोड़ी देर सर नीचे करके बैठी रहती है। अचानक अपना सर उठाकर सबक देखती है और कंचन जी को देखकर बोली, मम्मी जी मैंने फैसला किया है कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाऊंगी। सना की बात सुनते ही वहां पर बैठे सारे लोगों के हाथ रुक जाते हैं और सब एक साथ सना को देखते हैं। सोना की बात सुनकर आज रमेश जी को भी बुरा लगता है तो वह शांत भाव में बोले, बेटा कोई भी फैसला लेने से पहले आपको अच्छे से सोच लेना चाहिए। सना अपनी गीली आंखों से रमेश जी को देखकर बोली, दर्द मैंने हमेशा वही किया जो मुझे सही लगा। माना मैंने इन तीनों को अपने कोख से जन्म ना दिया हो पर मैंने पूरी शिद्दत और मोहब्बत से इन्हें अपनाया था। अगर मेरी यह डिसीजन से मेरे तीनों बच्चों में से किसी एक का भी दिल दुखता है तो मैं वैसा काम नहीं करूंगी। मेरे लिए मेरी जिंदगी में ये तीनों से बढ़कर कोई नहीं। सना की बात सुनकर कंचन जी हंसने लगती है। कंचन जी अपनी हंसी रोक कर बोली, तुमने ही तो दुनिया का ठेका लेकर रखा है। क्यों सिर्फ माँ का फर्ज होता है अपने बच्चों को संभालना? सिर्फ एक माँ अपने बच्चों के लिए सारी कुछ त्याग दे। तुम्हारी इतनी सी खुशी तुम्हारे बच्चों को रास नहीं आ रही है तो तुम होती कौन हो अपने बच्चों के लिए एक नन्ही सी जान को मारने वाली? एक बात याद रखना सना, अगर तुम नहीं इस बच्चे को इस दुनिया में आने से रोका, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये बोलकर कंचन जी सबको देखकर बोली, तुम लोग इस तरह बैठे क्यों? नाश्ता करो, रखो अपने काम पर जाओ। कंचन जी की गुस्से वाली आवाज सुनकर सब नाश्ता करने लगते हैं। सना को कंचन जी की बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है तो टेबल पर से उठकर चली जाती है। इस तरह सना को जाता देखकर पार्थ भी जाना चाहता है पर कंचन जी हाथ पकड़कर बोली, कुछ चीजें अकेले ही हैंडल करना जरूरी होता, हर एक चीज में पीछे जाने की जरूरत नहीं है और अब उसे सबकी परवाह छोड़कर खुद की परवाह करना सीखना होगा। कंचन जी आगे बोली, हमारी गलती की वजह से उसने जिंदगी के 25 साल अपने आप को खोकर अकेले गुजारे हैं। अब उसे अपनी खुशियों के लिए फैसला लेना है कि उसे ये बच्चा चाहिए कि नहीं। कंचन जी की बात सुनकर पार्थ चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठा रहता है।
रेहान डैन केबल के नीचे अपनी मुट्ठी को कसक बनता है और अपने गुस्से को शांत करता है। तभी रेहान के रफ हाथों पर प्रिया के सॉफ्ट हैंड उसके हाथ को कसकर पकड़ लेते हैं और उसे देखकर आंखों से शांत रहने का इशारा करती है, जिसे देखकर रेहान स्माइल कर देता है। नाश्ता खत्म करने के बाद सब अपने अपने काम पर जाने के लिए निकलते हैं। पार्थ सलाम के लिए नाश्ता कमरे में लेकर जाता है तो देखता है कि सना घुटनों में मुंह डाले बैठी हुई है। सना के पास जाकर उसके बगल में बैठकर सना के सर पर हाथ फिरते हैं तो सना अपना सर उठाकर पार्थ को देखती है। सना का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ होता है, जिसे देखकर पार्थ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पार्थ सना के आंसुओं को बहुत ही प्यार से पोंछकर बोला, क्या तुम्हें अपने होने वाले बच्चे से बिल्कुल लगाव नहीं है? जब तुम इसे इस दुनिया में ना लाने की बात बोलती हो तब तुम्हें दुख नहीं होता है? ये सुनते ही सना के आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। सना रोते हुए पार्थ को देखकर बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है मैं इतनी संगदिल में हूं जो आपने पहले बच्चे की इस दुनिया में लाया नहीं चाहूंगी? पर आपको नहीं पता कि एलेक्स मुझसे कितना अटैच है। जब रेहन की 10th की एग्जाम चल रही थी उस वक्त सैम्यूल की भी तबीयत खराब थी, तो मैंने सिर्फ 2 दिन उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसने मेरा टेंशन पाने के लिए उसने आधे घंटे तक ठंडे पानी में नहाकर पंखा फूल करके बैठ गया और खुद की तबीयत खराब कर ली। जब से एलेक्स को मेरी प्रेगनेंसी का पता चला है तब से वह घर भी नहीं आ रहा है। अगर इस आने वाली है बच्चे को उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो? सना की बात सुनकर पार्थ बोला, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, किसी एक के ना चाहने से दुनिया नहीं बदलती। अब एलेक्स को समझना होगा कि बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए खुद को बीमार कर ले। अब उसे एक बात समझ नहीं होगी कि तुम उनकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हो, तो तुम्हारी खुशी के लिए उन्हें भी एक्सेप्ट करना होगा। भारत आगे बोला, अगर वह अपने आने वाले भाई बहन का एक्सेप्ट नहीं करता है उसमें उसकी गलती है, क्योंकि तुमने उसे एक माँ का प्यार दिया। तुमने यह नहीं देखा कि वह तुम्हारा है कि नहीं, और तुम सिर्फ एक औलाद के लिए बाकी सबका दिल दुखा रही हो। क्या रेहान या फिर सैम्यूल ने बोला कि वह खुश नहीं है? इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से यह बात अब नहीं सुनना चाहता हूँ। ये बोलकर पार्थ सना के आंसू पोंछकर अपने हाथों से उसे नाश्ता कराते हैं। नाश्ता कराने के बाद पार्थ ऑफिस के लिए रेडी होने जाता है, जो रेडी होकर वापस आकर सना को देखकर बोला कि थोड़ी देर बाद से दवाई खाना लेना है। इस मामले पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर तुमने लिया तो मैं तुम्हें और एलेक्स दोनों माँ बेटे को पनिशमेंट मिलेगा, समझ में आया? ये बोलकर सना के पर किस करके कमरे से निकल जाता है। पार्थ की बात सुनकर सना आंख फाड़कर देखती रह जाती है। सना आंख बंद करके आराम करने के लिए बेड रेस्ट पर सर टिका देती है। उसे पता ही नहीं चलता कब नींद आ जाती है। सना को अचानक अपने पैर पे कुछ महसूस होता है तो वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने एलेक्स बैठा होता है। एलेक्स को देखते ही सना तुरंत ही उठकर बैठ जाती है। 2 दिन बाद बेटे को देखकर सना की आंखों नम हो जाती है। एलेक्स तुरंत ही सना को गले लगाकर सॉरी बोलता है। चैप्टर 158 क्यों, कब और कैसे सना को अचानक अपने पैर पे कुछ महसूस होता है तो वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने एलेक्स बैठा होता है। एलेक्स को देखते ही सना तुरंत ही उठकर बैठ जाती है। 2 दिन बाद बेटे को देखकर सना की आंखों नम हो जाती है। एलेक्स तुरंत ही सना को गले लगाकर सॉरी बोलता है। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह रिएक्ट करना चाहिए था। मैं बस थोड़ा जेलस हो गया था कि अब हमारा प्यार बढ़ जाएगा। एलेक्स की बात सुनते ही सना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एलेक्स अपनी मां की आंखों में आंसू देखकर तुरंत पोंछते हुए बोला, मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं। जब बेबी आएगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा भाई बन सकूं। एलेक्स की बात सुनते ही सना के रोते हुए फेस पर स्माइल आ जाती है। सना एलेक्स की गाल को सहलाते हुए बोली, तुम बचपन से ही ऐसे हो, वह तुम्हें सब बात बहुत देर से समझ में आती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरी जिंदगी में कोई और आने से मैं अपने बच्चों को भूल जाऊंगी? तुम तीनों के वजह से तो मेरी जिंदगी मेरी खुशी आई है। अब तुम अगर जेलस फील करो तो प्लीज घर छोड़कर मत जाना। तुम्हें पता है तुम्हें ना देखकर मुझे कितनी घबराहट होती है। सना की बात सुनकर एलेक्स बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाती है। एलेक्स अपनी माँ को देखता है, तभी उसके पेट से आवाज आती है, जिसे सुनकर एलेक्स तुरंत ही अपने पेट पर हाथ रख देता है और प्यारा सा फेस बनाकर सना देखता है। पेट की आवाज सुनकर सुना एलेक्स के कंधे पर हल्के से मारते हुए बोली, जब तुम्हें घर के खाने के अलावा कहीं का खाना पसंद नहीं है तो तुम क्यों गए थे इस तरह घर छोड़कर? सना की बात सुनकर एलेक्स शर्मिंदा से सर नीचे कर लेता है।
सना बेड पर से उतरती है और एलेक्स का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए तुरंत ही खाने के लिए बनाती हूँ। एलेक्स कुछ नहीं बोला, बस नम आंखों से सना को किचन में जाते हुए देख रहा था। एलेक्स अपनी मां को देख ही रहा था, तभी उसके पेट पर जोर से दर्द महसूस हुआ। एलेक्स पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे रमेश जी अपना चाबुक पकड़े खड़े होते हैं, जिसे देखकर एलेक्स तुरंत ही कुर्सी पर से खड़ा हो जाता है। जैसे वह खड़ा होता है, रमेश जी तुरंत चाबुक पीठ पर बरसा देते हैं। एलेक्स के पीठ पर चाबुक पड़ते ही एलेक्स दर्द से उछल पड़ता है। चीखने की आवाज सुनकर सना तुरंत ही किचन से निकलकर आती है तो देखकर चौंक जाती है। सोना रमेश जी को देखकर बोली, डैड आप ये क्या कर रहे हैं? रमेश जी सना को देखकर बोले, मैंने तुम्हें बुलाया? सना ना मैं सर हिलाती है। तुम हम दोनों के बीच में नहीं बोलोगी या बोलकर रमेश जी एक और चाबुक एलेक्स के पीठ पर बरसा देते हैं। एलेक्स रमेश जी को देखकर बोली, दादाजी प्लीज मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। रमेश जी एलेक्स की बात सुनकर बोले, अच्छा दर्द हो रहा है, अभी बताता हूँ दर्द क्या होता है। रमेश जी जैसे ही एक और चाबुक मारने के लिए करते हैं, एलेक्स तुरंत ही हॉल में भाग जाता है। रमेश जी उसके पीछे जाकर बोले, चुपचाप से एक जगह खड़े हो जाओ, अगर मैंने पकड़ लिया तो बहुत मारूंगा। एलेक्स हाथ जोड़ते हुए बोला, दादाजी मुझे पता चल गया, मेरी क्या गलती है, प्लीज मत मारो, बहुत जोर से चोट लग रहा है। सना अपने बेटे को बचाने के लिए रमेश जी को देखकर बोली, प्लीज डेट जाने दीजिए, गलती हो गई। सना को इस तरह अपनी बेटे के लिए बोलता देखकर रमेश जी बोले, तुमने ही बिगाड़ के रखा है। जब भी गलती करता है तो बताकर बोलती हो बच्चा है छोड़ दो, और जब बाप बनने की उम्र में गलती की तब भी तुम उसे बच्चा बोलकर छुड़ाना चाहती हो। रमेश जी की बात सुनकर सना बिल्कुल चुप हो जाती है। रमेश जी देखकर बोले, एलेक्स को देखकर बोले, तुम्हें किस चीज की जलन हो रही है? क्या तुम्हें जायदाद में से बंटवारा देना पड़ेगा, या फिर इस बच्चे को इस दुनिया में आने से तुम्हें कोई तकलीफ होगी जो तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया? रमेश जी आगे बोले, मैंने तुम लोगों को घर की बागडोर क्या संभालने के लिए दे दी? तुम तो मेरे बातों को सीरियसली लेना भूल गया। एलेक्स रमेश जी की बात सुनकर समझते हुए सॉरी बोलता है, पर रमेश जी एलेक्स को बिल्कुल माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये बोलकर रमेश जी गुस्से में एलेक्स को देखकर अपने कमरे में चले जाते हैं। सना एलेक्स के पास आकर उससे कंधे पर हाथ रखकर पूछती है, दर्द हो रहा है? एलेक्स मासूम बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाता है। सना एलेक्स को कमरे में जाने के लिए बोलती है और वो खुद किचन में चली जाती है। दूसरी तरफ जॉनसन विला रोनी की बात सुनकर माइकल भागते हुए जॉनसन्स विला आता है तो देखता है कि सारे लोग एक लाइन में बैठकर दरवाजे की तरफ ही देख रहे हैं। रान माइकल को आता देखकर उसके पास जाकर बोला, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही पहली बार माइकल के हथेली में पसीना आ गया। माइकल रोनी के पीछे विला के अंदर आता है। माइकल जेसी विला के अंदर आता है तो डॉक्टर कमरे से बाहर आकर श्वेता जी को देखकर बोली, देखिए बच्चा तो तंदुरुस्त है पर मां कमजोर है, अगर इसी तरह टेंशन लेती रही तो बच्चे पर भी असर पड़ सकता है और इन्हें टाइम से दवाई और खाना पीना टाइम टू टाइम देना बहुत जरूरी है, नहीं तो डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनते ही सारे लोग माइकल की तरफ देखते हैं। डॉक्टर आगे बोली, मैंने दवाई लिख दी है और अभी बेहोश है, कुछ देर में पेशेंट को होश आ जाएगा, तब आप उन्हें ये दवाई याद से दे देना। श्वेता जी डॉक्टर को देखकर थैंक यू बोलती है, इट्स ओके बोलकर डॉक्टर चली जाती है। रोनी माइकल के पास आकर सबको देखते हुए बोला, यही है शालिनी के बच्चे का बाप, बाकी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ, सब यही बताएगा। रोनी माइकल को देखकर बोला, तेरे चक्कर में मेरा खाना पानी रुका हुआ है, तेरे चक्कर में मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। ये सुनकर माइकल रोनी को घूर कर देखता है। चैप्टर 159 माइकल की क्लास। दूसरी तरफ जॉनसन विला रोनी की बात सुनकर माइकल भागते हुए जॉनसन्स विला आता है तो देखता है कि सारे लोग एक लाइन में बैठकर दरवाजे की तरफ ही देख रहे हैं। रान माइकल को आता देखकर उसके पास जाकर बोला, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही पहली बार माइकल के हथेली में पसीना आ गया। माइकल रोनी के पीछे विला के अंदर आता है। माइकल जेसी विला के अंदर आता है तो डॉक्टर कमरे से बाहर आकर श्वेता जी को देखकर बोली, देखिए बच्चा तो तंदुरुस्त है पर मां कमजोर है, अगर इसी तरह टेंशन लेती रही तो बच्चे पर भी असर पड़ सकता है और इन्हें टाइम से दवाई और खाना पीना टाइम टू टाइम देना बहुत जरूरी है, नहीं तो डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनते ही सारे लोग माइकल की तरफ देखते हैं। डॉक्टर आगे बोली, मैंने दवाई लिख दी है और अभी बेहोश है, कुछ देर में पेशेंट को होश आ जाएगा, तब आप उन्हें ये दवाई याद से दे देना।
श्वेता जी डॉक्टर को देखकर थैंक यू बोलती है। इट्स ओके बोलकर डॉक्टर चली जाती है। रोनी माइकल के पास आकर सबको देखते हुए बोला, यही है शालिनी के बच्चे का बाप। बाकी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ, सब यही बताएगा। रोनी माइकल को देखकर बोला, तेरे चक्कर में मेरा खाना पानी रुका हुआ है। तेरे चक्कर में मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। ये सुनकर माइकल रोनी को घूर कर देखता है। रानी की बात सुनकर माइकल उसे घूर कर देखता है। माइकल को टिच करने में रोनी को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। माइकल खुद को शांत करते हुए रोनी को देखकर बोला, अगर तू मेरे सिस्टर का होने वाला हस्बैंड नहीं होता तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखाता। माइकल की बात को सुनकर रोनी अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, डोंट वरी साले साहब, मैं आपको बहुत मौका दूंगा जिससे आप मुझे अच्छे से सबक सिखा सके। पहले मेरे डैड के सामने जाकर अपने कारनामों की सफाई दे। रोनी आगे बोला, ऐसे तो मेरे डैड बहुत ही शांत भाव के हैं, पर जब कोई गलती करता है तो उनके लिए वो गब्बर से कम नहीं, और उनकी नज़र में तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए सफाई में जो भी बोलना बहुत ही सोच समझकर बोलना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी एक गलती तुम्हें भारी पड़ जाए। रोनी की बात सुनकर माइकल को थोड़ा डर लगने लगता है, पर अपने फेस पर वो डर को आने नहीं देता है। माइकल रोनी को जवाब देता है, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जाकर अपना काम करो। डेविड जी दोनों को इस तरह खुसरूपुर करता देखकर तेज आवाज में बोले, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो आकर हमें सब सच बताओ। माइकल डेविड जी की आवाज सुनकर थोड़ा घबराने लगता है, जिसे देखकर रोनी को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वैसे रोनी को माइकल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर उसे इस तरह परेशान करके रोनी को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। माइकल डेविड जी के सामने जाकर खड़ा होता है। माइकल को अच्छे स्टूडेंट वाली पौज में खड़ा देखकर रोनी को बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। रोनी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए नौकर को नाश्ता लाने के लिए बोलता है। डेविड जी माइकल को बैठने का इशारा करते हैं। माइकल अच्छे बच्चे की तरह सोफे पर बैठता है और बहुत ही शांत भाव से सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वहां पर बैठे सारे लोग चौंक जाते हैं। सारी बात बताने के बाद माइकल सबको देखकर उनके जवाब का इंतजार करता है। रोनी सोफे पर बैठकर मजे से नाश्ता कर रहा होता है। माइकल की सारी बातें सुनने के बाद श्वेता जी पूछी, तुम्हें किस तरह पता चला कि वो लड़की हमारी शालिनी ही है? श्वेता जी की बात सुनकर माइकल जवाब देने ही वाला होता है, तभी माइकल की बात को काटते हुए रोनी बोला, उस दिन के बाद हमारी शालिनी इसके दिल, दिमाग और बदन में फेविकोल की तरह चिपक गई थी। ये चाहकर भी उसे अपने से अलग नहीं कर पा रहा था। इसलिए फिर इसने उसके बारे में पता लगाया तो जाकर से पता चला कि वह लड़की शालिनी है। रोनी आगे बोला, जब उसे पता चला कि वह लड़की शालिनी है तो इसने उसके पीछे अपने बॉडीगार्ड लगाया, जो शालिनी की पूरी खबर पहुंचाते थे। जब उसे पता चला कि शालिनी प्रेग्नेंट है तो उसने मुंबई के हर एक हॉस्पिटल में अपना दम दिखाकर शालिनी का केस किसी भी डॉक्टर को अटेंड करने से मना करवा दिया, जिस वजह से मजबूरी में शालिनी को ये बच्चा रखना ही पड़ा। रोनी की बात सुनकर माइकल को एक अजीब सा डर लगने लगा। वो एकटक डेविड जी और श्वेता जी के एक्सप्रेशन को देखे जा रहा था। माइकल का दिल कर रहा था कि रानी के मुंह पर सेलोटेप चिपका दी, जिससे वह अपनी मुंह बंद करके चुपचाप बैठा रहे। रोनी की बात सुनकर डेविड जी माइकल की तरफ देखते हैं। वैसे तो माइकल को किसी भी इंसान से डर नहीं लगता है, उसके सामने बड़े बड़े लोग झुकते हैं, पर अभी जब डेविड जी उसे देखे तो उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वह कांटेदार सोफे पर बैठा हो। डेविड जी माइकल को देखकर पूछते हैं, रोनी ने जो बोला वह सच है? क्या तुमने सारे हॉस्पिटल को इन्फे किया था और जब नहीं माने तो तुमने उन्हें धमकी दी कि अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम उनके हॉस्पिटल हो बर्बाद कर देग? डेविड जी की बात सुनकर माइकल छोटे बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाता है। माइकल को इस तरह देखकर श्वेता जी, श्रुति और नॉर्थ को हंसी भी आ रही थी। तीनों लेडीज अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए डेविड जी का साथ देते हुए माइकल की बात चुपचाप सुन रही होती है। डेविड जी गुस्से और कड़क आवाज में बोले, तुम शालिनी के सामने क्यों नहीं आई? फिर भी तुमने उसे मजबूर किया कि वह तुम्हारा बच्चा कैरी करे। सबसे पहले तुमने उसके साथ जबरदस्ती की, दूसरी बात तुम शालिनी के सामने आकर अपनी गलती की ना माफी मांगी ना ही कोई एक्सप्लेनेशन दिया। डेविड जी माइकल देखकर पूछे, मैं जान सकता हूं तुमने ये काम क्यों किया? डेविड जी की बात सुनकर माइकल को समझ ही नहीं आता है कि सवाल का वह क्या जवाब दे। तभी रोनी माइकल को देखकर बोला, क्योंकि बेचारे को समझ में ही नहीं आ रहा था वह क्या करे। रोनी की बात सुनकर माइकल उसकी तरफ देखता है। माइकल को खुद की तरफ देखता पाकर रोनी अपने बत्तीसी दिखाकर स्माइल करता है।
चैप्टर 160। शालिनी गुस्से में डेविड जी की बात सुनकर माइकल को समझ ही नहीं आता है कि सवाल का वह क्या जवाब दे। तभी रोनी माइकल को देखकर बोला, क्योंकि बेचारे को समझ में ही नहीं आ रहा था वह क्या करे। रोनी की बात सुनकर माइकल उसकी तरफ देखता है। माइकल को खुद की तरफ देखता पाकर रोनी अपने बत्तीसी दिखाकर स्माइल करता है। रोनी डेविड जी की तरफ देखकर बोला, डेड अब क्या करना है, शालिनी की शादी से करनी है कि नहीं? मेरे हिसाब से शालिनी इसके प्लेबॉय होने की बात नहीं जानती है होगी, और हम ऐसे कैसे शालिनी की शादी एक प्लेबॉय के साथ करा सकते हैं। और रही बेबी की बात, तो शालिनी अच्छा कमा रही है और हम सब भी हैं, और आंटी सूरी भी उसके साथ ही है, शायद आगे जाकर और अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। रोनी की बात सुनकर माइकल का पारा आ जाता है। माइकल रोनी को गुस्से में देखकर बोला, तुम होते कौन हो शालिनी की लाइफ के फैसले लेने वाले? आ गई शालिनी की बात तो मैंने उसे अपने बारे में उसे सब कुछ सच सच बता दिया है। माइकल डेविड जी के सामने देखकर बोला, उस वक्त मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर जैसे जैसे मैं शालिनी के बारे में जानता गया वैसे वैसे मैं उसे पसंद करने लगे। मेरी लाइफ में आपसे शालिनी है और उसके अलावा कोई नहीं। माना मेरी गलती है कि मैंने अपनी गलती की माफी शालिनी से नहीं मांगी और ना ही हिम्मत जुटाई या कि अपने होने वाले बच्चे को सबके सामने आकर एक्सेप्ट कर सका। माइकल रोनी की तरफ देखकर बोला, मैंने किसी को इतनी इजाजत नहीं दी को मेरी और शालिनी के लाइफ के बारे में डिसीजन ले। ये बोलकर माइकल डेविड जी को देखकर बोला, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की है मैंने सर, मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद मैं कभी भी शालिनी को कोई भी दुख या तकलीफ नहीं होने दूंगा। हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि मैं उसे हर खुशी दे सकूं। डेविड जी चुपचाप माइकल की बात सुनकर श्वेता जी को देखकर बोले, एंथनी जी को बुलाओ, उनके सामने ही सारी बातें होगी। डेविड जी ही बात सुनकर श्वेता जी तुरंत ही माइकल के दादाजी को कॉल लगाती है और उन्हें जॉनसन विला आने के लिए बोलती है। सभी चुपचाप बैठे हुए हॉल में सभी चुपचाप बैठे हुए तभी नौकर आकर बोली कि शालिनी को होश आ गया है। ये सुनकर माइकल तुरंत ही शालिनी के कमरे की तरफ चला जाता है। शालिनी का कमरा, शालिनी आंखों खोलकर सीलिंग को घूरे जा रही होती है। उसकी कानों में डेविड जी की बात गूंज रही होती है और उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह रहे होते हैं। तभी दरवाजा खोलकर माइकल अंदर आता है और शालिनी को देखकर उसके बगल में जाकर बैठते हुए पूछा, अभी कैसा महसूस हो रहा है? शालिनी माइकल को नजर उठाकर भी नहीं देखती। शालिनी अपना मुंह फेर लेते हैं, जिसे देखकर माइकल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शालिनी को उसको इग्नोर करता देखकर माइकल शालिनी के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोला, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब सुनना और सहना पड़ रहा है। माइकल की बात सुनकर शालिनी के गुस्से का सब्र का बांध टूट जाता है। शालिनी गुस्से में बोली, हाँ ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आए उस दिन से लेकर आज तक मेरे साथ सब गलत ही हुआ। शालिनी उठकर बैठती है, जिससे उसके पेट में हल्का दर्द होता है, पर उसे इग्नोर करके मैं गुस्से में आगे बोली, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करा, तुमने अपने दम पर, तुमने हॉस्पिटल में मेरा केस लेने से मना करवा दिया, उसके बाद मुझे ये बच्चा रखने पर मजबूर किया। सारी गलती तुम्हारी है, सहना मुझे करना पड़ रहा है। हर मोड़ पर मुझे डर कर रहना पड़ रहा है कि अगर किसी को पता चल गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नानी के बारे में क्या सोचेंगे। गलती तुमने की पर सजा मुझे मिल रही है। ये बोलकर शालिनी को फूट कर रोने लगती है। रोते हुए शालिनी आगे बोली, इतने सालों में मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिस वजह से मेरे माँ बाप या फिर मेरी नानी और दादी को कभी शर्मिंदा होना पड़े, पर तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी जैसे मेरे लिए ही बोझ हो गई हो। शालिनी की बात सुनने के बाद माइकल उसी कसकर गले लगा लेता है। शालिनी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। जब वह खुद को छोड़ा नहीं पाती है तो वह माइकल की पीठ पर जोर जोर से मारने लगती है, फिर भी माइकल उसको नहीं छोड़ता है। माइकल शालिनी के पीठ को सहलाते हुए सॉरी बोलता है, जिसे सुनकर मां शालिनी गुस्से में बोली, तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या मेरे इतने महीने की तकलीफ हो जाएगी? शालिनी की बात सुनकर माहिती बोला, मुझे मेरी गलती की वजह से तुम्हें इतना सब सही है, पर आप प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम्हें कभी किसी के सामने शर्मिंदा होकर सर झुकाना नहीं पड़ेगा। ये बोलकर माइकल खड़ा होता है और बाथरूम चला जाता है। माइकल बाथरूम से एक टब में पानी लेकर आता है और अच्छे से शालिनी के फेस को क्लीन करता है। फेस क्लीन करने के बाद माइकल शालिनी के बालों में अच्छे से पोनी करता है। उसके बाद शालिनी को गोद में उठाकर सबके सामने जॉनसन विला से बाहर चला जाता है। डेविड जी और सारा परिवार माइकल को शालिनी को ले जाता हुआ देखते हैं, पर कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि माइकल क्या करने जा रहा है।
शालिनी को बहुत गुस्सा आता है माइकल से इस तरह सबके सामने जॉनसन्स विला से बाहर लेकर आता है। माइकल कुछ बोले बिना ही शालिनी को गाड़ी में बिठाता है और उसे वहां से लेकर निकल जाता है। शालिनी गुस्से में बोली, तुम हमेशा अपनी मर्जी का ही करते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वो करना चाहती भी हूं कि नहीं। यह बोलकर शालिनी माइकल को देखती है और माइकल उसके बाद का कोई जवाब नहीं देता है। शालिनी गुस्से में खिड़की से बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद माइकल मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर गाड़ी रोकता है। माइकल गाड़ी से उतरता है और शालिनी की तरफ का दरवाजा खोलता है, पर शालिनी गुस्से में गाड़ी से नहीं निकलती है। शालिनी का गुस्से से पूरा मुंह देखकर माइकल के फेस पर स्माइल आ जाती है। माइकल शालिनी को गोद में उठाकर मैरिज रजिस्टर ऑफिस के अंदर जाता है, जहां पहले से ही सैम्यूल, रिचर्ड, काव्या और रुबीना मौजूद होते हैं। शालिनी इन सब को देखकर मैं तुझे गुस्से में बोली, तुम मुझे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस क्यों लेकर आए हो। माइकल शालिनी को देखकर बोला, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूं, आज के बाद किसी के भी नहीं, मेरी वजह से और ना ही होने वाले बच्चे की वजह से तुम्हारा सर झुकेगा और ना ही किसी को एक्सप्लेन करना होगा कि तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप कौन है और ना ही तुम्हें किसी से डरने की जरूरत पड़ेगी। शालिनी माइकल की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है। चैप्टर 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 आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक्स।